Good evening to all. Today we will discuss some important points and I will try to provide you a brief information about these points. So let's start. पहला यहाँ पे पॉइंट आप देख सकते हैं, इसमें पहला पॉइंट है इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इज़ रिटन बाय पी बी सेले। और पी बी सेले की बात करें तो लेटर रोमांटिक्स में से हैं और इनके लाइफ स्पेन की बात करें तो 1792 टू 1822, टोटल 30 ईयर्स की लाइफ रही इनकी पूरी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 92 और 1822। तो इसके अतिरिक्त बात करें तो पी वी सेले को आइकोनोक्लास्टिक बोला जाता है। आइकोनोक्लास्टिक का मतलब होता है ब्रेकर ऑफ ट्रेडिशंस, यानी कि जो क्या करता है, ब्रेक कर देता है, जो पुरानी जो ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो नहीं करता है, कुछ नया करने की कोशिश करता है, तो ब्रेकर ऑफ ट्रेडिशन करके भी इनको कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ओड टू स्काईलार्क, ओड टू द वेस्ट विंड, ये इनके ओजीमेंडियास, ये इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अब्राहम एम.एच. रोट 20th सेंचुरी व्यूज। तो अब्राहम एम.एच. ने क्या लिखा है, 20th सेंचुरी व्यूज करके ये वर्क है इनका। तो अगले पॉइंट की ओर यहाँ पे बढ़े। डेजर्ट प्लेसेस इज़ अ पोम बाय, डेजर्ट प्लेसेस किसने लिखा है, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा भी जाता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट हैं और 4 टाइम पुलित्जर प्राइज़ इनको मिला हुआ है। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो और रूट नॉट टेकन, और भी बहुत सारे इनके वर्क्स हैं, जैसे पोइट्री कलेक्शंस हैं, न्यू हेम्पशायर करके है, माउंटेन इंटरवल है, तो बहुत सारे इनके पोइट्री कलेक्शंस भी हैं। तो इनको पोइट ऑफ टेरर कहा जाता है। फार्मर पोइट या प्लूमेन पोइट भी कहा जाता है। प्लूमेन पोइट की बात करें तो प्लूमेन पोइट के नाम से एक तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जाना जाता है और दूसरा रॉबर्ट बर्न्स को भी जाना जाता है प्लूमेन पोइट के नाम से। तो यहाँ पे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द हीरोइन ऑफ द प्राइड एंड प्रेजुडिस इज़। तो हीरोइन कौन है प्राइड एंड प्रेजुडिस की, तो ये हैं एलिजाबेथ। और ये किसने लिखा है, जेन ऑस्टन ने लिखा है। किसने लिखा है, जेन ऑस्टन ने लिखा है। और जेन ऑस्टन की बात करें तो कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, तो ये 1790 टू 1830। अगर बात करें तो रोमांटिक में आ जाएंगे, लेकिन इस पीरियड को एक और नाम से भी जाना जाता है, रीजेंसी करके। इसके बारे में आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। वहाँ पे आपको एलटी लेक्चरर सीरीज, ग्रामर और इसके अतिरिक्त लिटरेचर की भी वीडियोज़ मिल जाएंगी। एटलीस्ट 140 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं हम अभी तक, तो आप वॉच कर सकते हैं उन वीडियोज़ को अगर आपने वॉच नहीं किए तो। अगला यहाँ पे जो है जेन ऑस्टिन, यानी कि एम्मा वाली, जिन्होंने क्या लिखा है, EMMA करके, ठीक। और हाइपेरियन जो वर्क है ये किसने लिखा है, हाइपेरियन कीट्स ने लिखा है। अब मे बी क्लासिफाइड एज एन एपिक, तो इसको क्लासिफाइड किया जा सकता है एक एपिक के रूप में। एपिक की बात करें तो एपिक जो अगर क्लासिकल उसकी बात करें तो इसमें 12 बुक्स होती हैं एपिक में। तो जैसे मिल्टन का भी आपने पैराडाइज लॉस्ट की बारे में सुना होगा, तो 12 बुक्स में लिखा गया बाद में वो। तो इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे वर्क्स हैं, जैसे इक्लॉग करके है वर्जिल्स का। तो बात करें यहाँ पे हाइपेरियन की, तो एक फिलोसॉफिकल पोएम भी इसको कहा जाता है। और हाइपेरियन वर्क के बारे में हमने बताया था लास्ट वीडियो में, सेम टाइटल्स के नाम से। तो एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल रोमांस लिखा था किसने, SW लॉन्गफेलो ने। तो हेनरी वाड्सवर्थ लॉन्गफेलो बोला जाता है, जो कि जो अमेरिकन रोमांटिक्स थे उनकी बात करें तो हम फायर साइड पोइट्स भी कहा जाता है उनको। तो विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे वो। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आफ्टर एप्पल पिकिंग, किसने लिखा है, इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर से रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात चल रही है यहाँ पे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन है, 4 टाइम पुलित्जर प्राइज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं F.R. लेविस, यानी कि लेविस F.R. रोट कॉमन परस्यूट। कॉमन परस्यूट किसने लिखा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या बताएंगे अब, F.R. लेविस ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं एलियट रोट आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स। आफ्टर स्ट्रेंज गॉड किसने लिखा है, एलियट ने लिखा है। टॉमस स्टर्न एलियट की बात चल रही है, T.S. एलियट जिनका नाम है शॉर्ट में, जिन्होंने द वेस्टलैंड लिखा है, जो कि 1922 में पब्लिश हो रखा है। 1922 में और भी बहुत सारे वर्क पब्लिश हो रखे हैं, जैसे जेम्स जॉयसे का
यूलिसिस करके, और जो कि नोवेल है, और इसके अलावा फॉरसाइट सागा जॉन गाल्सवर्थी का। तो ये कुछ वर्क्स हमने बता दिए उसके साथ साथ। तो टी.एस. एलियट का द लव सॉन्ग ऑफ J.L. करके भी है। तो इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे वर्क हैं, और 1948 में इनको नोबेल प्राइज़ मिल रखा है। इसके अलावा पामर डीजे रोट शेक्सपियर्स लेटर कॉमेडीज़। तो पामर डीजे जो हैं उन्होंने लिखी हैं शेक्सपियर की लेटर कॉमेडीज़। किसने लिखी हैं? तो पामर डीजे ने लिखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्क यहाँ पे है जॉन ड्राइडन विकेम पोएट लॉरेट फ्रॉम 1668 टू 1688। तो जो जॉन ड्राइडन हैं ये पोएट लॉरेट बने थे कब? 1668 में। तो 1668 से 1688 तक ये पोएट लॉरेट रहे थे। फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट हैं। अनऑफिशियल पोएट लॉरेट की बात होती है, अगर फर्स्ट अनऑफिशियल पोएट लॉरेट पूछे जाते हैं तो बेन जॉनसन, जो कि 1616 में, जो कि जैकोबियन पीरियड था उस टाइम पे, जेम्स फर्स्ट, यानी कि जेम्स फर्स्ट, वो तो इंग्लैंड में जेम्स फर्स्ट के नाम से जाने जाते थे, लेकिन स्कॉटलैंड में वो जेम्स सिक्स्थ के नाम से जाना जाता था उनको। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन ड्राइडन रोट अ पोम एब्सलम एंड एक्टोफेल। तो जॉन ड्राइडन ने एक पोएम लिखी थी एब्सलम एंड एक्टोफेल रिगार्डिंग सक्सेसर टू द चार्ल्स सेकंड एंगर्डविक्स। चार्ल्स सेकंड यानी कि चार्ल्स सेकंड को आप भली बात ही जानते हैं, जिनके साथ ही रेस्टोरेशन पीरियड, यानी कि दोबारा से बोल सकते हैं मोनार्की रिस्टोर्ड हुई थी इंग्लैंड में। और वो पीरियड कौन सा है? 1660 से 1700 रेस्टोरेशन एज, जिसको एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन ड्राइडन रोट एनस मिराबिलिस इन 1667। 1667 में इन्होंने लिखा था एनस मिराबिलिस करके लिखा था। 1667 में ही जो है आपका पैराडाइज लॉस्ट भी पब्लिश हो रखा है। पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा है? जॉन मिल्टन ने लिखा है। और जॉन मिल्टन एक प्यूरिटन राइटर के नाम से, प्यूरिटन राइटर हैं कहने का मतलब है। और जॉन ड्राइडन की बात करें तो एनएस मिराबिलिस लिखा है इन्होंने। तो ये वर्क इसलिए इसमें अगर ये पूछा जाता है किस पे बेस्ड है, तो इसमें इन्होंने विवरण दे रखा है किसके बारे में बात कर रखी है, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, और इसके अलावा डच वॉर के बारे में, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन एंड डच वॉर के बारे में इसमें इन्होंने बताया है, जिक्र किया है एनएस मिराबिलिस में। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे बोले हैं जॉन ड्राइडन रोट। जॉन ड्राइडन ने लिखा है टू हिज सेक्रेड मैजेस्टी लिखा है इन्होंने, किसके लिए? फॉर द कोरोनेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड के कोरोनेशन पे कौन सा वर्क लिखा है ये पूछा जाता है, तो आप आंसर देंगे एस्ट्रा रिडक्स करके है। एस्ट्रा रिडक्स करके ये वर्क लिखा है, चार्ल्स सेकंड के कोरोनेशन पे लिखा है। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, डिकिंस ऑफ एलिजाबेथन एज मीन्स हु इज नोन एज द डिकिंस ऑफ एलिजाबेथन एज। सो आंसर विल बी टॉमस डेकर। आंसर क्या हो जाएगा? टॉमस डेकर हो जाएगा यहाँ पे। और इनको क्या कहा जाता है? डिकिंस ऑफ एलिजाबेथन एज। हु हैज़ रिटन, जिन्होंने क्या लिखा है? ग्रेटेस्ट सिटी कॉमेडी शूमेकर्स हॉलीडे। आप देख सकते हैं जिन्होंने ग्रेटेस्ट सिटी कॉमेडी लिखी है शूमेकर्स हॉलीडे। बात करें ये तो एलिजाबेथन एज के कहे जाते हैं। एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड यू नो वेरी वेल, 1558 टू 1603। ये तो है एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड, जिसको शेक्सपियरन एज भी कहा जाता है, ठीक। तो इसके अतिरिक्त बात करें डिकिंस, जो अगर चार्ल्स डिकिंस की बात करें, चार्ल्स डिकिंस के नाम पे, यानी कि इनको डिकिंस कहा जाता है, तो चार्ल्स डिकिंस जो हैं विक्टोरियन एज के हैं। चार्ल्स डिकिंस बिलोंग्स टू विक्टोरियन एज एंड ही हैज़ रिटन द ग्रेट एक्सपेक्टेशन, डेविड कॉपरफील्ड, दीज आर बिल्डिंग्स रोमा। क्या बोला जाता है इनको? बिल्डिंग्स रोमा। ये वर्ड आपने सुना होगा, टर्म बिल्डिंग्स रोमन करके आप बोलें या रोमन करके बोलें, बिल्डिंग्स रोमन। तो इसका मीनिंग होता है डेवलपमेंटरी नोवेल, और वी कैन से कमिंग ऑफ एज नोवेल। यानी कि जो ये नोवेल्स होते हैं ये डेवलपमेंटरी नोवेल होते हैं। इसमें आपका चाइल्डहुड से आपका एडल्टहुड, यानी कि आपके बॉयहुड से बात करें, बचपन से जो ग्रोथ दिखाई जाती है, डेवलपमेंट दिखाया जाता है, तो इसीलिए इसको डेवलपमेंट्री नोवेल कहा जाता है, ठीक। तो ये दो एग्जाम्पल हमने दिए, डेविड कॉपरफील्ड का और
ग्रेट एक्सपेक्टेशन का। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है प्रोज शेक्सपियर, हु इज़ नोन एज प्रोज शेक्सपियर। थॉमस हेवुड को जो है प्रोज शेक्सपियर कहा जाता है। हु हैज़ रिटन वुमेन किल्ड विद काइंडनेस, जिन्होंने क्या लिखा है, वुमेन किल्ड विद काइंडनेस। और प्रोज शेक्सपियर किसने कहा इनको, ये कह रखा है चार्ल्स लैम्ब ने। चार्ल्स लैम्ब जो कि जाने जाते हैं प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट। और जिन्होंने क्या लिखा है, ड्रीम चिल्ड्रन करके, जिनका एक फेमस आपने सुना होगा ये ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन करके है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करें वुमेन किल्ड विद काइंडनेस का मतलब है काइंडनेस के साथ किसी वुमेन की हत्या, यानी कि कैसे। तो यहाँ पे आपको जो इसकी थीम मिलेगी उसमें क्या है, स्टारवेशन यानी कि भूख के कारण एक महिला जो है अपने आप को बंद कर लेती है और कुछ खाना पीना नहीं लेती है, जिसके कारण उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु यानी कि मौत हो जाती है। तो बोलें तो काइंडनेस वर्ड तब यूज किया गया यहाँ पे। अगला यहाँ पे है ब्लैंक वर्स ऑफ मॉर्लो का ब्लैंक वर्स किस नाम से जाना जाता है, तो मार्टी लाइन के नाम से जाना जाता है। किसने कहा, बेन जॉनसन ने कहा है। बेन जॉनसन जो कि आप जानते हैं, जिन्होंने द एल्केमिस्ट, वोल्फ्राने द फॉक्स करके, और इसके अलावा भी बहुत सारे इनके वर्क्स हैं जो कि आपने सुना होगा। सन ऑफ बेन करके आपने भी ये भी सुना होगा। सन ऑफ बेन जो कि कैविलियर पोइट्स कहे जाते हैं, तो उन्होंने इसकी थीम को फॉलो किया था बाद में। बेन जॉनसन यानी कि ये क्या करते थे, अपने जो इनकी स्टाइल थी वो क्या थी, कार्पे डीम पे बेस्ड बोल सकते हैं, यानी कि एंटरटेन करने की ओर जोर देते थे। यानी कि जो जिस पल पे जी रहे हो आप, उसी पल को क्या करने के लिए जी भर के जियो, ये इनका उद्देश्य रहता था। इन्होंने आप जानते होंगे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए ये फेमस है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे बात करें जो माइटी लाइन है, तो इसमें क्या होता है, माइटी लाइन एंडिंग ऑफ लाइन विद स्ट्रेस्ड सिलेबल। जो लाइन की जो एंडिंग होती है वो स्ट्रेस्ड सिलेबल के साथ होती है, जो कि आप देख सकते हैं ईयाम में होता है। ईयाम में क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड से स्टार्ट होकर स्ट्रेस्ड में, तो स्ट्रेस्ड के साथ एंडिंग होती है जिसमें, तो वो आपका माइटी लाइन कहा जाता है। और ठीक इसका अपोजिट बात करें तो जो ईयाम का अपोजिट होता है वो ट्रॉकी होता है। क्या होता है, ट्रॉकी में क्या होता है, ट्रॉकी में होता है SU, स्ट्रेस्ड पहले आता है फिर अनस्ट्रेस्ड आता है, तो ये अपोजिट होता है उसका। ठीक, क्रिस्टोफर मॉर्लो जो कि आप जानते हैं, टेम्बरलन द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टर्स और वन मैन ट्रेजेडी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, लीडर बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी जो विट्स थे, जो कि प्ले राइट थे, जिनकी संख्या 7 थी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियोज़ पे। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। लिटरेचर की वीडियोज हमने वहाँ पे अपलोड की हुई हैं। और इसके अलावा जो LT लेक्चरर के पेपर हैं वो भी सॉल्व पेपर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। LT लेक्चरर सीरीज भी मिल जाएगी आपको। इसके अलावा ग्रामर्स की वीडियोज़ भी हैं वहाँ पर, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट अनऑफिशियल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, रॉजर्स डिक्शनरी। अनऑफिशियल में रॉजर्स डिक्शनरी हो जाएगी जिसका नाम अल्फा डिक्शनरी है। और ऑफिशियल में आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की जो डिक्शनरी है 1755 में जो पब्लिश हो रखी है, जिसको टाइम कितना लगा था, 1746 से 1755 में पब्लिश हो रखी थी, तो 9 ईयर्स का टाइम लगा है। ज़्यादा आप डिटेल में चेक कर सकते हैं, पुरानी वीडियोज़ में आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन, रोमांटिक क्लैप। रोमांटिक क्लैप किसे कहा जाता है, व्हेन दी रियल कैरेक्टर्स आर शोन एज फिक्शनल कैरेक्टर। जब रियल कैरेक्टर्स को हम किसके रूप में दर्शाते हैं, फिक्शनल कैरेक्टर्स के रूप में। यानी कि जो नोवेल में जब जो रियल कैरेक्टर है उसको फिक्शनल कैरेक्टर, कैसे, जैसे विलियम शेक्सपियर है, हमें पता है रियल कैरेक्टर है, अगर उसका मैं फिक्शनल कैरेक्टर बना दूँ नोवेल में तो वो क्या कहलाएगा, रोमांटिक क्लैप कहलाएगा। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, जॉर्ज ऑरवेल का है एनिमल फार्म 1945। जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फार्म करके है 1945, जो कि एक क्या है, रोमांटिक क्लैप है, जिसमें जो कैरेक्टर है नेपोलियन बोनापार्ट, आप सभी लोग जानते हैं, भली भांति परिचित होंगे नेपोलियन बोनापार्ट से, जो कि एक रियल कैरेक्टर है। बट इनको जो जॉर्ज ऑरवेल का जो एनिमल फार्म है उसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है। ठीक, तो बात करें अगला वर्ड की, क्लीसे। क्लीसे क्या होता है, ये देखिए आप, क्लीसे का फ्रेंच वर्ड है, इट मीन्स
ऑफन रिपीटेड सेइंग, जो बार बार रिपीट होते जाती है जो सेइंग। अब एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, सपोज आपसे क्या हुआ, एक बार कांच टूट गया, आपने सॉरी बोला, और दूसरी बार टूटा फिर आपने सॉरी बोला, ऐसे आप करते गए, आप 5 या 6 बार ऐसे ही करते चले जाते हैं और फिर सॉरी बोलते हैं, तो सॉरी वर्ड की वहाँ पे कोई मतलब कोई मीनिंग नहीं रह जाएगी, कहने का मतलब है कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा वहाँ पे। सॉरी अगर आप कह रहे हैं तो उसकी कोई अपनी लॉजिक यानी कि कोई मीनिंग नहीं रहेगी वहाँ पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लीशे कहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।